हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा सवाल। और सवाल नंबर 1 और 1 नंबर का सवाल में कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई एक समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। त्रिज्या उसका 6 है, यानी इतना 6 है। अगर इस पर खींचा गया एक इस तरह से वृत्त है, इस पर त्रिज्या यहाँ से यहाँ 6 हो गया, यहाँ ओ अगर यहाँ ए हो गया, और इस पर खींचा गया दो स्पर्श रेखा समांतर है। तो समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस बिंदु से खींचना पड़ेगा। एकदम स्पर्श रेखा थोड़ा सा सटता है फिर आगे निकल जाता है, और यहाँ पे भी सेम उसी तरह होगा, थोड़ा सा सटेगा यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर त्रिज्या यहाँ इसका 6 पुर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी की दूरी कितना होगा, बीच में केंद्र होगा, और केंद्र से वृत्त की सभी परिधि पर कहीं भी मिला दीजिएगा, सारे त्रिज्या आपस में बराबर होंगे। तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेमी में देता है तो सेमी में हो जाएगा 12 सेमी। तो 12 सेमी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ, एक का सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्पर्श रेखा थोड़ा सा कहीं से टच करता है वृत्त को तो वो निकल जाता है, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। और 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोई भी अगर वृत्त बनाएंगे इस तरह से गोल मोल, कोई बाह्य बिंदु बता रहा, बाहर के बिंदु से यहाँ से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये बात पूछा। तो स्पर्श रेखा के बारे में बताए थे, कोई भी बिंदु से थोड़ा सा टच करेगा तो 2 ही खींच सकते हैं, एक इधर से निकाल देंगे और एक इधर से निकाल देंगे, थोड़ा सा सट गया इसमें, तो ये इंची धार के खींचा जाता है, इसलिए हम कलम से चला दे रहे हैं। तो ये ओ कर देंगे, इस बिंदु का नाम दे देंगे, इस बिंदु का नाम इसका ए दे देंगे, इसका बी दे देंगे। तो 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है एक बाह्य बिंदु से, तो 2 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 2, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन में बोल रहा है पाई इकाई, ऑप्शन नंबर 2 इकाई, ऑप्शन सी में कह रहा 3 पाई इकाई, ऑप्शन डी में कह रहा 4 इकाई। तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, एक पट्टी यहाँ पे हमारा बोल रहा है परिधि और एक इधर बोल रहा है क्षेत्रफल, दोनों बोल रहा है समान है यानी बराबर है, तो बीच में हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब परिधि के क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, इधर क्या क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, इधर 2 आर, यहाँ 2 आर हो जाएगा, यहाँ पे आर 2 को हो गया ना, आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर हो गया, तो आर से आर कट जाएगा, तो एक आर बचा, यानी त्रिज्या बराबर आ गया कितना 2। त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या आ गया मेरा अपना 2 आ गया है। तो वहाँ पे व्यास पूछा हुआ था, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर आप पता होंगे आपको, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, तो इससे आंसर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। व्यास बराबर हो जाएगा 4 इकाई, क्या हो जाएगा 4 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर का सवाल में कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, यानी त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेमी और गोले का आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा गोले का सूत्र, गोले का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है बताइए जरा, तो अगर नहीं पता है तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए तो 4/3 हो जाएगा, पाई का पाई रहने दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर है सब पाई में है, तो पाई तो हम नहीं लिख पाएंगे दोस्त टाइपिंग में, तो पाई की जगह पे दूसरा कुछ दे देंगे अक्षर, हम बोर्ड में पाई बता दे रहे हैं। तो पाई का पाई हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब आर क्यू मतलब हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो 1 3 कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 36, तो कितना हो गया 36, यहाँ पाई हो गया। अब 36 पाई सेमी क्यूब
36 पाई सेमी क्यूब कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 और 5वां नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले हम परिधि दिया हुआ था, त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या जब निकालेंगे तो क्या होगा? परिधि कितना दिया था? 10 पाई, और वृत्त का परिधि होता है कितना है? तो त्रिज्या यहाँ दे दिया था 2 पाई से, इसको भाग दे दीजिए। त्रिज्या बराबर डायरेक्ट हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 5 सेमी। त्रिज्या निकल गया 5 सेमी, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे, क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 कितना होता है? 5 है 25 हो जाएगा, 25 पाई सेमी स्क्वायर। तो 25 पाई सेमी स्क्वायर 5 के कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 नंबर और 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और तथा 5 सेमी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा? देखिए, इस विकर्ण की जगह पर कभी कभी बांस की लंबाई पूछ दिया जाता है, कभी कभी पाइप की लंबाई पूछ दिया जाता है। घनाभ का लंबा चौड़ाई क्षेत्रफल दे देगा, तो उसमें विकर्ण का सूत्र बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? विकर्ण का सूत्र बराबर हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो जाएगा। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है? तो एक दिया हुआ 8 का स्क्वायर, एक दिया हुआ प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस हो जाएगा 36 और प्लस में हो जाएगा 25, तो बराबर 64 और पैसा 100 100 100 125 हो गया। तो 100 यहाँ हो गया 25। 125 को वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से कर देंगे, इसको हो जाएगा रूट अंडर 25 गुना कर देंगे 5, तो हो जाएगा 125, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 निकल जाएगा, रूट अंडर में रह जाएगा 5, तो 5 रूट अंडर 5 सेमी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन बना के रखा है। तो ऑप्शन 6 का हो गया डी नंबर सही आंसर। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 नंबर और 7वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, त्रिज्या दिया हुआ, अर्धवृत्त का कितना दिया हुआ? त्रिज्या दिया हुआ कितना? तो दिया हुआ 4 सेमी। परिधि रहता है ना दोस्त, थोड़ा बड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन क्षेत्रफल में कोई दिक्कत ना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसमें बटा में 2 कर दीजिए, तो हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया। बैठा दीजिए, तो पाई का पाई रहने दीजिए, नहीं, पाई का मान वहाँ पुट किया हुआ, तो 22/7 हो जाएगा, और गुना नीचे में 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर ऊपर में 4 गुना 4 हो जाएगा। काटिए, 2 से 2 काट दीजिए, खत्म। 4 दूना 8 और 8 दूना 16 का 6 बाकी जाएगा, 8 दूना 16 1 17, 176 बटा हो गया नीचे में 7। अब इसमें 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, तो 176 बटा 7 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या पूछा हुआ? 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल ही दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सही आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में गड़बड़ में आंसर मारा हुआ था, इसलिए हम देख रहे थे, लेकिन 176 बटा 7 भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 8 और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25%, तो प्रतिशत को भगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 25/100 कर देते हैं, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, यानी 4 बार फेंकेंगे तो वो 1 बार आने का चांस बनेगा, तो ये सही है, वहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ? 2/3, 2/6 काट देंगे तो इसको हो जाएगा 1/3, तो 3 बार जब फेंकेगा, पासा फेंकेंगे तो 1 बार आने का चांस होगा, तो ये भी प्रायिकता सही ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3/4,
तो ये भी ठीक है, क्योंकि 4 बार फेंक के 3 बार लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला है, यानी पर यहाँ दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ गलत है, क्योंकि पासा को जितना बार फेंका जाता है उसको नीचे रहता है टोटल, और ऊपर में जितना चांस रहता है आने का वो रहता है। तो यहाँ पे चांस 3 बार बन रहा है लेकिन फेंका जा रहा है 2 बार, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन गलत। इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 का सही आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर। और नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, तो नंबर में कहता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान कम से कम। तो वो कम से कम ऑप्शन ए में कह रहा है 0, ऑप्शन बी में कह रहा है 1, ऑप्शन सी में कह रहा है -1, ऑप्शन डी में कह रहा है 2। तो सबसे न्यूनतम मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 0 हो जा सकता है, क्योंकि प्रायिकता कभी कभी फेंका जाता है तो वो 0 चांस आने का भी चांस संभावना बनता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। अभी 9 हुआ था, अगला हो जाएगा 10। और 10वां नंबर में कहता है एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को देखिए, एक पासा में जो है, एक पासे में विषम संख्या पासे में 1 से 6 तक रहता है, जैसे कि लूडो की गोटी में 1 से 6 का रहता है। तो विषम संख्या क्या होता है, एक हो जाएगा मेरा अपना हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5, इसके बाद कोई विषम संख्या नहीं है। लेकिन पासे में टोटल संख्या कितना रहता है, 6। तो हम प्रायिकता पूछ रहा है ना, प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर हम 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6, कट के कितना आएगा 1/2 आएगा। तो 3 गो विषम संख्या आने की प्रायिकता बनेगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। और 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, जीतने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे है लिखा हुआ है जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता है 0.7, तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो हारने की देखो, हारने की प्रायिकता की संभावना क्या है, तो 0.7 अगर वो जीत रहा है तो 0.3 हार रहा है, तभी ना वो बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता 0 ऑप्शन में बटा में दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। दशमलव को भगाने के लिए बटा में, दशमलव की जगह पर 1/0 कर देंगे, तो ये दशमलव भाग जाएगा, तो 3/10 हो गया। तो 11 का आंसर हो जाएगा 3/10, किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही आंसर। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। अभी 11 हुआ था, अभी हो जाएगा 12। और बर्मा में कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दीजिए ना, तभी ना पता चलेगा। तो 2 से हो जाएगा यहाँ कितना 32, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 16, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 1। तो 2 के घात कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है, यहाँ 6। तो वहाँ पर पूछा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 2 का घातांक 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 6 दिया हुआ है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।